हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ आशा कसौदन एंड हम इस समय ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री एंड ड्रामा 1 डिस्कस कर रहे थे, जो कि राजस्थान के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं एंड यूनिट्स हैं वो बाकी वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट फर्दर डू हम चलते हैं हमारे चैप्टर 5 इज जॉन फेल्चर्स मेलनकली। ओके, सो पोएम पे चलने से पहले हम बात करते हैं हमारे पोएट जॉन फेल्चर की। सो जॉन फेल्चर, ही इज अ वेरी फेमस इंग्लिश प्ले राइटर। मेनली इन्होंने प्लेज ही लिखे हैं, बट प्लेस के बीच में उन्होंने कुछ जो जहाँ पे म्यूजिकल प्लेस होते थे वहाँ पे इनकी पोएम्स आ जाती थी एंड मेलनकली इज वन ऑफ देम। ओके, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो ये जैकोबियन टाइम पीरियड के हैं, पोएट है या प्ले राइटर है एंड ही वाज बोर्न इन रे सेक्सन इन दिसंबर 1579 एंड इनके फादर का नाम है रिचर्ड फेल्चर। रिचर्ड फेल्चर जो है ये काफी पॉपुलर प्रीस्ट थे जो कि सर्व करते थे। स्टार्टिंग इन्होंने अपने करियर की, इनके फादर ने अपने करियर की जो स्टार्टिंग की थी एज अ डीन ऑफ पीटरबर्ग्स की थी। उसके बाद ये बिशप बने ब्रिंस्टोन के, फिर बिशप बन गए ये वोरचेस्टर के एंड लास्ट में ये बिशप बने लंदन के। इसके अलावा ये क्वीन का जो स्पेशल चर्च था या चैपल था वहां पे भी ये काम करते थे, वहां पे भी एक बिशप थे एंड काफी टाइम बाद जो है इनके फादर का एक फॉल आउट हो गया था कि क्वीन से थोड़ा सा एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ है, बट किसी वजह से क्वीन और रिचर्ड फेल्चर के बीच में थोड़ा से एक लड़ाई टाइप की आप कह सकते हैं, एक फॉल आउट आ गया था, जिसकी वजह से जब जॉन फेल्चर की बर्थ हुई उसके बाद इनके फादर जो है स्टार्टिंग में तो रिच थे, बट जॉन फेल्चर की बर्थ के बाद वो थोड़े पुअर होने लगे थे। जॉन फेल्चर के टोटल 7 सिबलिंग्स रहे हैं, ठीक है, एंड वन ऑफ 7 सिबलिंग्स रहे हैं एंड काफी टाइम बाद जब इनके फादर जो है पुअर हो गए थे तो ये अपने पेरेंटल अंकल यानी कि अपने चाचा के साथ रहते थे जिनका नाम था गिल्स फेल्चर। 11 साल की एज में इन्होंने जो है इन 1591 ये इन्होंने कॉर्पस क्रिस्टियन कॉलेज ज्वाइन किया जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है एंड इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये चर्च में ही अपना करियर बनाएंगे, मतलब कि एक क्लर्जी मैन बनेंगे एंड वहां पे इन्होंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इनके एजुकेशन के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है एंड वी आर नॉट रियली श्योर कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी खत्म किया है या नहीं, बट ये है कि ही बिकेम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स मैं आपको यूनिट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, इवेंचुअली इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया एंड स्टार्टिंग कहाँ से इन्होंने की, ब्लैक फ्लेयर थिएटर से इन्होंने स्टार्ट किया एंड वहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ द क्वींस रेबल्स ये इनका प्ले था, 1606 में पब्लिश हुआ, ये परफॉर्म किया गया, पब्लिश नहीं हुआ, परफॉर्म किया गया इस थिएटर में। ओके, एंड इसी में जो है 2 पोएम्स आई, एक आई रिचर्ड ब्रोन की एंड फेल्चर जो है इन्होंने कभी भी सिंगल हैंडली काम नहीं किया, मतलब मोस्टली जो इनका काम रहा है वो किसी के साथ कंबाइन होके किया है। अगर आपको चैप्टर 3 याद हो तो इन्होंने फ्रांसिस बीमाउंट के साथ कंबाइन होके या कोलैबोरेशन में इन्होंने 10 साल तक काम किया था एंड बहुत सारे प्लेस इन्होंने लिखे थे किंग्स मैन थिएटर के लिए। इसके अलावा जो इससे पहले थिएटर था ये चिल्ड्रन थिएटर में भी काम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। किंग्स मैन थिएटर, मैंने कहा था ये पहले जो है शेक्सपियर के प्लेस के लिए जाना जाता था कि शेक्सपियर वहां पे काम करते थे। फ्रांसिस बीमाउंट के साथ कोलैबोरेट किया, इसके अलावा इन्होंने विलियम शेक्सपियर के साथ भी कोलैबोरेट किया था। कौन से 2 प्लेस में? फर्स्ट इज हेनरी एट एंड द सेकेंड प्ले इज द 2 नोबल किंग्समैन। ये दोनों प्लेस जो है इन्होंने शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट होके किया था। इसके बाद इन्होंने एक सोलो प्ले भी लिखा था, मतलब खुद से एक प्ले लिखा था जिसका नाम इन्होंने लिखा द टेमर टेम्ड। ओके, ये सीक्वल था द टेमिंग ऑफ द श्रू का। काफी टाइम तक ये वहां पे रहे, किंग्समैन थिएटर में इन्होंने काफी टाइम तक काम किया, बट जब शेक्सपियर की डेथ हो गई, शेक्सपियर की डेथ के बाद इन्होंने कई सारे कोलैबोरेशन में कई सारे लोगों के साथ लिखा। हमारे फेल्चर हो गए, उसके बाद ये नेथन फील्ड के साथ भी इन्होंने काम किया, फिर फिलिप मैसेंजर के साथ भी इन्होंने काम किया एंड ये सारे जो हैं किंग्समैन थिएटर में ही काम करते थे। इवन
शेक्सपियर के जाने के बाद एंड जॉन के जाने के बाद फिलिप्स जो है वो वहाँ के सक्सेसर आप कह सकते हो कि इन दोनों के बाद किंग्समैन को उन्होंने संभाला था। अगस्त 1625 में हुई है एंड कहा जाता है कि ये एक प्लेग की वजह से, किसी प्लेग की वजह से ये मरे थे एंड अभी इनकी जो डेथ जो इनका बरियल हुआ था वो साउथवर्ड कैथेड्रल में हुआ था। ओके, तो ये हो गए हमारे ऑथर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। अब हम बात करते हैं हमारी पोएम की। तो मेलनकली जो हमारी पोएम है ये एक प्ले था, द नाइस वैलो, ठीक है। इस प्ले में ये गाई गई थी एंड ये प्ले भी इन्होंने ही लिखा है एंड इट वाज अ मोनोलॉग संग बाय फिलास्टर। फिलास्टर ये मेन प्रोटैगनिस्ट था इस प्ले का। द नाइस वैलर जो प्ले था उसका मेन प्रोटैगनिस्ट था एंड इसी ने एक मोनोलॉग गाया था। मोनोलॉग जब एक ही इंसान अपने मन की बात बोल रहा हो, प्ले में सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रुक जाए एंड एक कैरेक्टर हो जो अपनी मन की पूरी बात बोलता जाए लगातार, उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। कोई एक ही कैरेक्टर लगातार बोला जा रहा है। अब इस पूरी ये जो मोनोलॉग है इसमें कैरेक्टर ने लेमेंट किया है, यानी कि शोक मनाया है अपने लॉस लव का एंड अपनी रियलिटी और प्लेजर को, जो प्लेजर उनको मिल रहा था, ही रियलाइज्ड कि मैं अपना प्यार खो चुका हूँ एंड ये जो प्लेजर्स मुझे मिल रहे हैं ये सब हर चीज टेम्पररी है, ठीक है। सो ही इज सैड, ही इज फीलिंग रिमोर्स एंड इसी पे जो कैरेक्टर था उसने अपना पूरा एक मोनोलॉग दिया है। ओके, अब हम चलते हैं हमारी हेंस ऑल वेन डिलाइट as short as the night wherein you spend your folly. There is not in this life sweet if men were wise to see, but only melancholy. So एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये सैड टोन में है पूरी पोएम एंड स्टार्टिंग में ही जॉय को जो है उन्होंने जो भी प्लेजर होते हैं उनको वेन बोल दिया, मतलब कि वो टेम्पररी है, किसी काम के नहीं है, वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, पॉइंटलेस है जितने भी हमारे प्लेजर्स हमें मिल रहे हैं, जितनी भी खुशियां हमें मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं, जो कैरेक्टर हमारा कह रहा है कि हम सारा टाइम बिता देते हैं सिर्फ इन डिलाइट्स को पाने में, खुश रहने में, बट इसका कोई यूज नहीं है हमारी लाइफ में। यूज सिर्फ एक ही चीज का आएगा, अगर एक समझदार इंसान देख सके तो यूज सिर्फ एक ही चीज का आएगा, जो कि है मेलनकली या सैडनेस या मिजरी, या आप ले सकते हो डिस्पेयर। आगे की लाइंस पे चलते हैं। ओ स्वीट मेलनकली, welcome folded arms and fixed eyes, a sight that piercing mortifies, a look that fastened to the ground, a tongue changed up without a sound. So इन लाइंस में पहले तो उन्होंने बता दिया कि मेलनकली कितनी अच्छी है। अब उसके बाद वो मेलनकली को अपने पास बुला रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ मेरे पास, या वेलकम, स्वागत कर रहे हैं मेलनकली का। एंड उसमें भी वो स्वागत कैसे कर रहे हैं, फोल्डेड आर्म्स के साथ कह रहे हैं एंड आईज उनकी जो है वो फिक्स्ड है। अब इसका मतलब क्या हो गया, फोल्डेड आर्म्स इस तरीके से फोल्डेड नहीं है, आर्म्स इस तरीके से फोल्डेड है एंड आईज फिक्स्ड हैं, झुकी हुई हैं। सो ही इज कंप्लीटली शोइंग सरेंडर टू मेलनकली, मतलब वो सैडनेस या डिस्पेयर के लिए अपना सरेंडर, यानी कि अपना सरेंडर, या आप कह सकते हो कि वो मेलनकली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना सरेंडर उसके सामने शो कर रहे हैं। एंड वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा इनको फील हो रहा है, piercing mortifies and fastened to the ground। ये बहुत दर्द, मतलब बहुत दर्द भरा है। इट इज फुल ऑफ एंग्विश एंड सैडनेस। उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है बट वो बहुत दर्द भरा है। ऑब्वियसली सैडनेस है तो दर्द होना ही है, ठीक है। एंड ये दर्द ऐसा है कि ये आपको ग्राउंड पे, आप जो भी आप जहाँ पे भी आप खड़े हो उसमें आपको पूरी तरीके से फिक्स कर दे रहा है, रिस्ट्रेन कर दे रहा है एंड इट इज साइलेंसिंग यू। यहाँ पे आपकी लाइन थी टंग चेन्ड अप, तो ऐसा सैडनेस इस तरीके से आपके ऊपर आ चुका है, आपने वेलकम कर लिया उसे कि अब आप जिस ग्राउंड में थे आप वहीं पे पूरी तरीके से फिक्स हो गए हो एंड आपकी जो टंग है उसमें से भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी टंग को चेन से बांध दिया कि आप एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। तो इस तरीके का रिमोर्स या इस तरीके का ग्रीफ जो है कैरेक्टर फील कर रहा है। ओके, फाउंटेन हेड्स एंड पाथलेस ग्रूव्स, places where pale passion loves, moonlight walks when all the fowls are warmly housed save bat and owls। ओके, सो इसमें सिंपल सा है, स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया फाउंटेन हेड्स एंड पेनलेस ग्रूव्स। सो इन दोनों से वो ट्रैंक्विलिटी या प्योरिटी, यानी कि शांति और जो एक
जो साइलेंस की जो खूबसूरती होती है वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि ग्रीफ की वजह से जो हमें साइलेंस मिल रही है ये बहुत ही अच्छी है। एंड पाथलेस ग्रूव्स कैसे हो रहे हैं कि हम बस इस जो ये जो शांति है, जो साइलेंस है, हम बस इसमें बिना किसी एम के, बिना किसी रास्ते के हम बस चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक आप कह सकते हो एक सेंस ऑफ वैंडरिंग दिमाग में आई हुई है कि मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, इतना ज़्यादा सैड हूँ कि मैं पूरी तरीके से चुप हूँ, एंड मैं बस किसी भी रास्ते पे चलता चला जा रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली कोई सेंस नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो द कैरेक्टर इज एक्चुअली वैंडरिंग, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स। ओके, इसकी आगे लाइन्स आ गई हैं आपकी, मूनलाइट वॉक्स। ठीक है, सो मूनलाइट कब आता है? जब सन चला जाता है एंड मून राइज करता है, एंड इस टाइम क्या होता है, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो सब सो चुकी होती हैं अपने घर में। ठीक है, जितनी भी बर्ड्स हैं वो सो चुकी हैं, एंड इस टाइम पे कौन जगता है? इस टाइम पे जो जगते हैं वो होते हैं बैट्स और आउल्स। सो बैट्स और आउल्स जो है ये यूजुअली अंधेरे को शो करते हैं, एक तरीके से मिस्ट्री और डार्कनेस को शो करते हैं, एंड इसमें भी जो हमारा कैरेक्टर है उसे एक तरीके की पीस मिल रही है। ओके, देयर इज अ कामनेस इन दैट मिस्ट्री की हर जगह सन्नाटा है, हर जगह शांति है, एंड स्टिल मैं एक सैडनेस फील कर रहा हूँ, एंड जिसमें एक तरीके से मुझे शांति भी मिल रही है। ओके, आगे की लाइंस पे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी लास्ट स्टैंजा पे, आगे की लाइंस पे। अ मिडनाइट बेल, अ पार्टिंग ग्राउंड, these are the sounds we feed upon, then stretch our bones in a still gloomy valley. Nothing is so dainty, sweet, lovely, melancholy. So अभी तक जो है वो एक सैडनेस को शो कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि जब बेल बज रही है, मिडनाइट बेल बज रही है, ठीक है, तो इस मिडनाइट बेल के साथ रात में बज रही है कि आधी रात हो चुकी है, अब अगला दिन आगे की जो रात है वो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, ये जो मिडनाइट बेल बज रही है ये एक तरीके से शो कर रही है कि कोई इंसान है जो हमें छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो उसका जो दुख है उसे शो कर रही है। एंड अब ये ऑथर सॉरी जो कैरेक्टर है हमारा वो इतना ज़्यादा दुखी रह चुका है कि अब वो थोड़ी शांति चाह रहा है, पीस चाह रहा है, तो वो कहाँ जाना चाह रहा है? ट्रैंक्विल वैली में जाना चाह रहा है, एंड ही इज़ ट्राइंग कि अब मुझे किसी तरीके से शांति मिल जाए। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि शांति उसे नॉर्मल डिलाइट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो समझ चुका है जो नॉर्मल डिलाइट्स हैं वो टेम्परेरी है, पीसफुल नहीं है, वो वर्थलेस है। तो उसे डिलाइट कहाँ पे मिलेगा? उसे डिलाइट, या आप कह सकते हो उसे ट्रैंक्विलिटी कहाँ मिलेगी? उसे ट्रैंक्विलिटी मिलेगी मेलनकली में, यानी कि सैडनेस में। सैडनेस की जो शांति है उसे उसमें पीस मिल रही है। ठीक है, लाइन आप देख सकते हैं, इम्प्लाइंग दैट द introspective and contemplative nature of melancholy holds a unique and sweet charm that they appreciate. So यही चीज आ रहा है कि मेलनकली में एक ऐसा नेचर है कि वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पे, मतलब चीज़ों को सोचने में, समझने में इतना ज़्यादा सन्नाटा है कि आपको पूरा अच्छे से टाइम मिल जा रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, एंड अपनी लाइफ में चीज़ें कहाँ गलत हो रही हैं, एंड प्रॉपर जो थिंकिंग प्रोसेस है, आप कह सकते हो कि हिंदी में वर्ड आता है आत्म मंथन। इंट्रोस्पेक्ट उसका मतलब होता है इंग्लिश में। आपको आत्म मंथन करने का टाइम जो है, जो पीस चाहिए होती है, वो आपको मेलनकली में मिल जाएगी, सैडनेस में आपको मिल जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए, चैप्टर 6 है जॉन डन्स डेथ, बी नॉट प्राउड। सो पोएम पे चलने से पहले हम एक बार जरा जॉन डन को देख लेते हैं। सो जॉन डन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एलिजाबेथियन एंड जैकोबियन पीरियड के जो है पोएट हैं। ठीक है, सिर्फ पोएट ही नहीं रहे, उस टाइम के ये स्कॉलर भी रहे थे, सेक्रेटरी भी थे, एंड एक सोल्जर भी थे, एंड ही वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। ओके, एंड स्टार्टिंग में इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? इन्होंने चर्च के क्लर्जी मैन बन के स्टार्ट किया अपना काम। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक ये अपॉइंटेड रहे डीन एट सेंट पॉल्स कैथेड्रल इन लंदन। ओके, एंड ये जो कैथेड्रल था, ये जो जहाँ के ये डीन रहे हैं, ये रॉयल पेट्रोनेज पे, मतलब रॉयल जो उस टाइम के किंग थे
क्वीन थी, किंग एंड क्वीन दोनों थे, वो इस कैथेड्रल को सपोर्ट करते थे, या आप कह सकते हो एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करते थे। एंड मैं इनके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, इनकी एजुकेशन के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, बस ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन थी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में की थी, एंड पोएटिक टैलेंट बहुत सारा था इनके पास, बट पढ़ाई अच्छी थी, पोएटिक टैलेंट था, बट इन्होंने अपनी मोस्टली जो लाइफ थी वो पॉवर्टी में ही बिताई थी। एंड मोस्टली ये अपने फ्रेंड्स, जितने भी इनके वेल्दी फ्रेंड्स थे, ये उन पे रिलाई करते थे, या किसी और तरीके का कोई बेनिफैक्टर इनका रहा है हमेशा, ठीक है। एंड इसके अलावा इन्होंने 1601 में एन मोर से शादी कर ली थी। इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, बस इतना है कि ही हैड 12 चिल्ड्रन विद हर। ओके, एंड इवेंचुअली ये अपॉइंट किए गए थे, पहले तो डेकन में अपॉइंट किए गए थे प्रीस्ट, उसके बाद ये एंजेलिकन प्रीस्ट बन गए थे 1615 में। ओके, इसके बाद आगे चलते चलते ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601 to 1614, इस टाइम पीरियड तक ये रहे, एंड इवेंचुअली ही डाइड ऑन 31st मार्च 1631। ओके, इनकी जो पोएट्री की बात कर लेते हैं, या इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो स्टार्टिंग की पोएट्री थी वो बहुत सफिस्टिकेटेड थी, एंड बहुत स्ट्रांगली जो है वो क्रिटिसाइज करती थी मेजर इश्यूज को, सोशल इश्यूज को उस टाइम के, ठीक है। एंड इन्होंने बहुत सारे पोएम्स जो हैं, जो इनका सब्जेक्ट मोस्टली रहा है वो मीडियोकर पोएट्री पे रहा है, पोम्पस कर्टियस पे रहा है, इसके अलावा जो लीगल करप्शंस रहते हैं उस पे मेन सब्जेक्ट लेके इन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं। एंड इसमें भी क्या करते थे ये, डिजीज, वॉमिटिंग, मेन्योर, प्लेग, इस सब पे सैटारिकल टाइप से एक पोएम ये अपनी लिखते थे। एंड ये ट्राई करते थे कि ये जो पावरफुल लोग हैं, ये जो कोर्टियर्स हैं, एंड ये जो लीगल करप्शंस चल रहे हैं, उनको एक सैटारिकल टोन में ये फूल्स या स्काउंड्रल्स के नाम से अपनी पोएम्स में दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग की पोएम्स थी वो एक तरीके से उस टाइम पे इरोटिक पोएम्स कह सकते हैं आप, उस टाइम की इरोटिक पोएम्स थी, अभी की नहीं, उस टाइम की थी। एंड एलजीएस ये बहुत सारी लिखते थे, एंड उसमें भी ऐसा नहीं था कि वो उन पोएम्स को पब्लिश करा देते थे, नहीं, वो पोएम्स मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेशन में रहती थी, एंड इनके जो जो लोग इन्हें जानते थे, सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड एक दूसरे को दी जाती थी, एंड लोग पढ़ते थे, ये कभी भी पब्लिश नहीं की गई थी। एंड उन्हीं में से एक पोएम थी द फ्ली। ओके, एंड इसमें था, फ्ली एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके का इंसेक्ट है जो खून सक करता है, ब्लड सक करता है। ओके, सो सॉरी, पोएम का जो थीम था वो ये था कि फ्ली जो है वो टू लवर्स को बाइट कर लिया है, एंड अब जो है दोनों लवर्स का ब्लड जो है उस फ्ली में है, एंड अब दोनों लवर्स का जो अंश है वो उस फ्ली में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसी ही एक अननोन मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो नवंबर 2018 में मैनफोर्ड हॉल में डिस्कवर की गई थी, ठीक है। इनको काफ़ी सारे इश्यूज रहे, लाइक काउंटलेस इलनेसेस रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं, इन्होंने अपने फ्रेंड्स की भी डेथ्स देखी हैं, एंड इवेंचुअली जो इनके जो लेटर पोएम्स होते हैं वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई, एंड एक टोन जो है इनकी पोएम्स का वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया, एक सैड टोन आ गया, एक सीरियस टोन इनकी पोएम्स में आ गया था। ओके, एंड सबसे बड़ा शिफ्ट जो देखने को मिला वो थी इनकी पोएम एटोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 1611 में पब्लिश हुई थी, एंड ये इन्होंने लिखा था एलिजाबेथ डरी के मेमोरी में, ठीक है, उनको याद करते हुए ये पोएम इन्होंने लिखी थी। इसके आगे की जितनी पोएम्स उनकी रही हैं वो एक सैड टोन में रही हैं एंड रिलीजियस टोन में भी रही हैं, एंड वन ऑफ देम वाज जो जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हमारे कोर्स में है, डेथ बी नॉट प्राउड एंड डेथ नॉट बी प्राउड। ये एक ये जो इनकी सोनेट का कलेक्शन है, सोनेट होली सोनेट, उसकी 10th सोनेट है ये। ओके, सो अब हम चलते हैं सीधा हमारी सोनेट। स्टार्टिंग के लाइन्स, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी mighty and dreadful, for thou art not so। सो स्टार्टिंग में इन्होंने डेथ को क्या कर दिया है, डेथ को ये एपोस्ट्रोफाइज कर दे रहे हैं कि जैसे चैप्टर 3 में था कि उन्होंने एपोस्ट्रोफाइज कर दिया था कि वो एक डेथ से ही बात करना चाह रहे हैं, वैसे ही
यहाँ पे भी फिर से एपोस्ट्रोफाइज इन्होंने कर दिया है कि वो डेथ से बात कर रहे हैं, एंड इसमें भी वो डेथ से मतलब डेथ के प्राइड को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेथ को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो एक अग्रेसिव टोन में ये पूरी पोएम उन्होंने लिखी है। डेथ की जो माइट है, डेथ की जो पावर है, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग कि डेथ की जो अथॉरिटी है, जो एरोगेंस है डेथ का, उसको ये किसी तरीके से तोड़ सके। सो स्टार्टिंग की लाइन क्या है, डेथ बी नॉट प्राउड, मतलब डेथ तुम्हें जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि कई लोग तुमको जो है माइटी बुलाते हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं तुमसे जो डरते हैं, तुम्हें बहुत पावरफुल बोलते हैं, एंड तुम्हें इसका एक एरोगेंस है अपने अंदर, बट तुम इतने भी पावरफुल हो नहीं, सो तुम्हें जो है एरोगेंस, ईगो जो है तुम्हारा वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इस पूरी पोएम में मैंने कहा वो चर्च में काम करते थे, तो क्रिश्चियनिटी का एंड आफ्टर लाइफ का जो थीम है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे की लाइंस पे चलते हैं। For those who thou thinkest dost overthrow, die not poor death, nor yet can't thou kill me. तो इसमें वो कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है, एंड तुम्हें लोगों को लगता है तुम किसी को भी मार सकते हो, बट पुअर डेथ बोल के वो फिर से उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हर किसी को मार सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना कंट्रोल है, बट तुम्हारे पास उस तरीके की पावर नहीं है कि तुम किसी की लाइफ और मतलब कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इस पे तुम कंट्रोल कर सको। तुम किसी की हेल्प लेते हो, ठीक है, चाहे जो कर लो, तुम मुझे तुरंत नहीं मार सकते। एंड एक तो मतलब हो गया कि दाओ यू कांट किल मी, यू कांट किल मी, सिंपल सा एक आ गया कि तुम मुझे मार नहीं सकते। एक है अभी नहीं मार सकते, दूसरा सेंस क्रिश्चियनिटी का है कि आफ्टर लाइफ मतलब मोर्टालिटी के बाद जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद तो वो उसकी जो सोल होती है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाती है, ठीक है। सो दोनों थीम्स यहाँ पे हैं कि एक आफ्टर लाइफ का भी सेंस जा रहा है कि डेथ इज अ इल्यूजन, कि आप एक बार मरते हो एंड उसके बाद जो आपकी सोल होती है वो कम्प्लीटली फ्री हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है वो, ठीक है। सो अगर एक बार मार दिया उसके बाद तुम कभी मुझे मार नहीं पाओगे। आप लाइन भी यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन है, इवन इफ यू टेक माई फिजिकल बॉडी यू कैन नेवर ट्रूली किल मी। अगर तुम मेरी फिजिकल बॉडी को ले भी ले रहे हो, मतलब ये जो मैं इंसान हूँ, आप मुझे मार देते हो, उसके बाद भी आप मुझे पूरी तरीके से नहीं मार पाओगे, क्योंकि मेरी सोल तो इमॉर्टल है। आगे की लाइंस पे चलते हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट नॉट द पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। सो इन लाइंस में जो है उन्होंने डेथ को या मरने को जो है वो स्लीप या रेस्ट से कंपेयर कर दिया है। रेस्ट करने में भी हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, एंड वी आर क्वाइट स्टिल, हम शांति से लेटे होते हैं वहाँ पे, एंड अगर कोई इंसान डेथ हो जाती है उसकी, तो वो भी तो वैसे ही सो रहा होता है। तो दोनों का कंपैरिजन ये कह रहे हैं, एंड इनका कहना है कि जब हम मर जाते हैं तो हमें एक परमानेंट स्लीप मिल जाती है, ठीक है, एंड जब हम सो रहे होते हैं तब हमें डेथ की एक ग्लिम्स मिलती है, एक झलक मिलती है कि डेथ ऐसी होगी, ठीक है। एंड स्लीप क्या होती है, रेस्ट करने में, सोने में हमें क्या होता है, हमें ये दोनों चीजें करने में अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सोने में एंड रेस्ट करने में हमें अच्छा लग रहा है, तो डेथ इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, वो उसका एक बड़ा हिस्सा है, लाइक बड़ा रूप है, तो हमें डेथ में भी अच्छा लगेगा, डेथ के बाद भी हमें अच्छा लगेगा। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मेन with thy do go rest of their bones and souls delivery। अब इसमें जो है इन लाइंस में उन्होंने सोल को जो है या डेथ जो है उसको एक तरीके से कह दिया है कि तुम एक डिलीवरी मैन हो, ठीक है। तुम्हारा काम है जो सोल्स हैं उनको लेना, एंड डेथ के बाद उन्हें आफ्टर लाइफ में छोड़ देना, ठीक है। सो ये डिलीवरी मैन का काम आप कर रहे हो कि आप अर्थ से एक सोल को ले रहे हो एंड आप उन्हें आफ्टर लाइफ में छोड़ रहे हो, एंड जो अच्छे लोग हैं उनकी डेथ जो है वो पहले आ जा रही है, आप उन्हें पहले छोड़ दे रहे हो। वो ये जो अर्थ की सफरिंग है, अर्थ की जो डिस्पेयर है, उससे वो जल्दी फ्री हो जा रहे हैं, एंड आप उनकी सोल को आफ्टर लाइफ में छोड़ दे रहे हो। वेर एज जो मतलब अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं, वो पूरा अर्थ की जो सफरिंग है, जो डिस्पेयर है, उसको पूरा झेल रहे हैं, एंड उसके बाद वो आपके पास डेथ के पास वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। Thou art slave to faith, chance, kings, and desperate men, and those with poison, war, sickness dwell।
अब इन लाइन्स में जो है वो कह दे रहे हैं कि तुम्हारे पास पावर है नहीं, तुम स्लेव हो। किसके स्लेव हो? तुम स्लेव हो चांस के, किंग के, डेस्परेट मैन के एंड फेथ के। मतलब डेथ किस वजह से होती है? एक तो बाय चांस हो जाती है, एक किस्मत में लिखा होता है इस वजह से हो जाती है, दूसरा होता है कि किसी ने आपको मार दिया, किसी किंग ने ऑर्डर कर दिया जिसकी वजह से आपको डेथ हो रही है, या आपके किसी किसी इंसान ने आपको मार दिया। ठीक है, सो आप इन चारों के जो है वो स्लेव हो। तो जब तक इन चारों में से कोई एक एक्ट नहीं करेगा, आपको कहेगा नहीं, तब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते। ठीक है, इसके अलावा आप जो है आप फ्रेंड्स हो। ठीक है, इन्फीरियर कंपेनियंस हैं आपके, आप इन्फीरियर चीजों के मतलब जो नीचे चीजें हैं उनके आप दोस्त। कौन सी नीचे चीजें? पॉइजन, वॉर और सिकनेस। पॉइजन के आप दोस्त हो, वॉर के दोस्त हो और सिकनेस के दोस्त हो, एंड इन्हीं की हेल्प से आप एक इंसान को मार सकते हो। और कोई तरीका नहीं है आपको मारने का, इंसान को मारने का। ठीक है, सो डेथ आपके पास ना ज्यादा अथॉरिटी है ना ज्यादा पावर है। आप एक डिलीवरी मैन हो, आप एक स्लेव हो, एंड आपके कंपेनियंस भी उसी तरीके से इंफीरियर है। ठीक है, ये अभी तक पोएम में उन्होंने कहा है। आगे की लाइंस पे चलते हैं। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दी स्ट्रोक वाई स्वेलेस्ट डाउ देन। अब पॉपी एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक नशे के लिए हम यूज करते हैं। एक पॉपी प्लांट जो है वो नशे के लिए यूज किया जाता है, जैसे भांग होती है वैसे ही वो भी होता है। ओके, सो इनका कहना है कि पॉपी और चार्म्स की हेल्प से तो भी मैं बहुत आसानी से सो सकता हूँ, मुझे बहुत सुकून की नींद मिल जाती है, तो फिर मैं आपके पास क्यों ही आऊँ, कोई आपके पास क्यों ही है जब मुझे आपसे अच्छी नींद जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, डेथ के पार को उन्होंने सिंपल से जो डेथ को वीक दिखाया उन्होंने, एंड उन्होंने जस्ट कह दिया है कि जो खुशी सोने से मुझे मिलती है वो खुशी मुझे पॉपी प्लांट से भी मिल जाएगी। ओके, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड देयर शैल बी नो मोर डेथ दाउ शैल डाई। फिर से ये भी डेथ को मारने की बात कर रहे हैं, एंड इनका क्या है कि बस मैं एक बार सो जाऊं, एक बार मैं छोटी सी नींद ले लूं, मतलब एक बार जब मेरी डेथ हो जा रही है उसके बाद क्या हो रहा है, मेरी जो सोल है वो इटर्नली अवेकन हो जा रही है। वही चीज मैंने बोली कि अगर एक बार आपको डेथ मिल जा रही है, आपकी एक बार डेथ हो जा रही है, तो आपकी जो सोल है वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी ये ह्यूमन साइकिल से, एंड वो इमॉर्टल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से वो टॉन्ट करते हुए डेथ को कह रहे हैं कि बस मुझे एक छोटी सी नींद लेनी है, एंड उसके बाद जो है क्या होगा, तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, क्योंकि मेरी जो सोल होगी वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। ओके, चलिए, सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट आते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने की। ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ पोएम, ऑथर और एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया है, बट बुक में और भी चीजें हैं। सो अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, एंड हमारी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।